हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप GK में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट तीसरा। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम जैसे SSGD, MTS और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट फूट या क्रिस्टल की वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान, अर्थात क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित है। इसके रिलेटेड कुछ बात करें तो इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान में किया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं उबलता पानी, गर्म पानी, भाप या बर्फ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप, अर्थात भाप से अधिक जलन पैदा होती है। इसके कुछ पॉइंट के देखें तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप से अधिक जलन पैदा होती है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत उच्च तापमापी या गैस तापमापी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत उच्च तापमापी, अर्थात बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए ताप विद्युत उच्च तापमापी का प्रयोग होता है। इससे रिलेटेड अन्य तथ्यों की बात करें तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि मरकरी तापमापी 30 से 350 डिग्री सेल्सियस तक तथा गैस तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक तथा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तथा ताप विद्युत तापमापी 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ताप विद्युत उच्च तापमापी अधिक उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं अभिवहन, विकिरण, संवहन या चालन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन, अर्थात वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है जबकि विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन दिए हुए हैं सेल्यूलोइड, रबर, एस्बेस्टस या अभ्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक, अर्थात अभ्रक ऊष्मा का सुचालक है जबकि विद्युत का कुचालक है। इससे रिलेटेड अन्य पॉइंट की बात करें तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह रंग रहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन है जल, इस्पात, लकड़ी और वायु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात, अर्थात ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से इस्पात में सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न से रिलेटेड अन्य पॉइंटों की बात करें तो ध्वनि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में संचालित हो सकती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं जरूरतों पर निर्भर करती है, तरंग के आयाम अथवा रूप पर नहीं। अतः ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में तथा सबसे कम गैस में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस्पात निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर है, अर्थात इस्पात में ही ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरण, रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग, अर्थात लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए हैं तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान के घटने से घटता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है, अर्थात वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करें तो ध्वनि की चाल समानता माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, ऑप्शन है काला और खुरदरा, काला और चिकना, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और चिकना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा, अर्थात कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा जब वह काला और खुरदरा होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और प्लीहा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, अर्थात पीलिया रोग यकृत के संक्रमण से होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों की बात करें तो पीलिया वायरस जनित
यकृत का रोग है जिसमें त्वचा का रंग पीला हो जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं यकृत, अमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत, अर्थात पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों की बात करें तो यकृत से निकलने वाला पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। पित्त पीले हरे रंग का होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, अर्थात विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। फ्रेंड्स यह भी याद रखें कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पित्त कहाँ जमा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पित्ताशय, यकृत, ग्रहणी या पलीहा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, अर्थात पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारे आमाशय में रहता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में रहता है। फ्रेंड्स इस बात को भी याद रखें कि आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, अर्थात ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो हमारे आमाशय में रहता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या अमीनो अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लिपिड, अर्थात एंजाइम मूल रूप से लिपिड होते हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा का उत्पादक, विनियामक हो या फूर्तिवर्धक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करने वाला, अर्थात प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट को याद रखेंगे फ्रेंड कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। इस पॉइंट को आप याद रखें कि जे बर्जिलियस ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा जमा होता है कहाँ। बाह्य त्वचा पर, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में, अर्थात मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन, अर्थात विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को याद रखें। विटामिन, खनिज, फाइबर तथा जल ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन ए एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन दिए हुए सीसा और टीन का, जस्ता और तांबा का, एंटीमनी टीन और सीसा का, जस्ता, टीन और तांबा का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता और तांबा का, अर्थात पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। इसके रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। पीतल में जस्ता 30% और तांबा 70% पाया जाता है, अर्थात पीतल 30% जस्ता और तांबा 70% का मिश्र धातु है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। ऑप्शन है तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन से। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। फ्रेंड्स यह पॉइंट याद रखें कि तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सीसा और तांबा का, सीसा और एंटीमनी का, सीसा और इस्मत का, सीसा और जिंक का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीसा और एंटीमनी का, अर्थात मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु के एलॉय सीसा और एंटीमनी के हैं। अर्थात इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करें तो इस एलॉय में सीसा 60 से 86% और एंटीमनी 11 से 30% पाया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, पारा, तांबा और जिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पारा, अर्थात अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु पारा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किस धातु को कुछ समय तक खुली हवा में छोड़ देने से उस पर हरे रंग की परत बन जाती है। ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या जिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर, अर्थात कॉपर धातु को कुछ समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उस पर हरे रंग की परत बन जाती है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
इस पॉइंट को याद रखें फ्रेंड कि इस क्रिया का मुख्य कारण ऑक्सीकरण है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात होता है। ऑप्शन है 100%, 80%, 75% या 60%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 75%, अर्थात 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात 75% है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 कैरेट सोने में 100% होगा, तो 18 कैरेट सोने में 75% होगा। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, निकेल और जिंक। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, अर्थात जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता। अर्थात आप फ्रेंड्स इस प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि देख सकते हैं आप कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का 25 प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।